सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। आज हम संक्षेपण और उसका स्वरूप और संक्षेपण करने की प्रक्रिया इस संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस पाठ्यांश के अंतर्गत अब तक आप संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत विभिन्न विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। पाठ्यक्रम के इस अंतिम खंड में आपने संस्कृत भाषा के व्यावहारिक प्रयोग से संबंधित विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त की है और उन पक्षों पर लिखने में भी दक्षता प्राप्त की होगी, ऐसी मेरी आशा है। इसी क्रम में इस पाठ्यांश में हम संक्षेपण के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेपण शब्द सम उपसर्ग से क्षिप धातु और उसमें ल्युट प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या छोटा करना यह होता है। संक्षेपण को हम संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं, लघुकरण भी कह सकते हैं, संक्षेप में लेखन या समसनम, छोटा कर देना किसी बात को, यही संक्षेपण है। किसी भी विस्तृत गद्यांश को, किसी नाटक को, उपन्यास को, निबंध को, किसी भाषण को सार रूप में प्रस्तुत कर देना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में दिए गए अंश को इस प्रकार से छोटा किया जाता है कि उसके सभी जो प्रमुख तथ्य है, उस बात का जो प्रमुख विषय है, उसका जो भाव है, जो मूल विचार है, वह विचार लगभग 1/3 शब्दों में आ जाए, उसका तीसरा भाग बन जाए। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संक्षेपण मूल अंश के लगभग 1/3 आकार का होता है, लेकिन उसमें उस बात की, उस विषय की सभी बातों का निष्कर्ष समाहित हो जाता है। कोई भी अंश बाकी नहीं रहता है, लेकिन वाक्य छोटे हो जाते हैं। बात कहने का तरीका संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है। यह मुख्य रूप से लिखित में ही होता है, किंतु किसी का भाषण हो या किसी की कोई बातचीत हो, वार्तालाप हो, कोई संवाद हो, तो मौखिक जो बात होती है उसको भी संक्षेप में करके सार रूप में समझाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई इंटरव्यू लिया जाता है, तो इंटरव्यू होता तो बहुत लंबा है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया गया, शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया गया, किसी अभिनेता का इंटरव्यू लिया गया, किसी समाज सेवक का इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू होता तो 1 घंटे का है, लेकिन जब आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो उस इंटरव्यू का छोटा सा संक्षेप में सारा सार दे दिया जाता है कि उन्होंने क्या कहा। अगर आप उसको लिखने लगेंगे तो कई पन्ने भर जाएंगे, लेकिन जब आप समाचार पत्र में उसकी सूचना पढ़ते हैं तो बहुत संक्षेप में, वो कुछ लाइन में ही उन्होंने क्या कहा था उसकी सारी मुख्य बातों को वहां पर बता दिया जाता है। और विशेष रूप से व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें, जो कार्यालय में पत्राचार होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप किसी बात को बड़े विस्तार से लिखेंगे, समझाएंगे, तो बहुत सारे पेज, बहुत सारा समय और बहुत सारा परिश्रम देना पड़ेगा। लेकिन संक्षेपण उस समय को भी कम कर देता है, उस परिश्रम को भी कम कर देता है और बात को भी सार रूप में प्रस्तुत कर देता है। भाषा के व्यवहार में संक्षेपण का बहुत ज़्यादा महत्व है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त है। बहुत, अगर आप किसी को भी पूछें आज के समय में, तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो समय का अभाव आज के इस समय में प्रत्येक व्यक्ति के साथ है और प्रत्येक मनुष्य आज किसी भी काम को बहुत कम से कम समय में करना चाहता है। तथ्य यह भी है कि कार्यालयों में जब बहुत ज़्यादा कार्यभार बढ़ जाता है, तो जब अधिकारी होता है उसके सामने जब बड़ी बड़ी फाइल्स आती है तो वो पूरी फाइल को नहीं पढ़ पाता, इतने सारे काम होते हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखें तो इतने सारी फाइल्स होती हैं, इतने सारे विषय होते हैं कि प्रत्येक फाइल के अंदर लिखे गए सारे पेज को पढ़ना संभव नहीं होता है।
तो जो सहायक होते हैं अधिकारी के, कार्यालय के सहायक होते हैं, वो सारी फाइल को पढ़ते हैं, संक्षेप में उसकी टिप्पणी सार रूप में बना के उसका नोट तैयार करके उस फाइल के ऊपर लगाते हैं। ये संक्षेपण का महत्व है। तो उससे उस प्रमुख अधिकारी का समय बचता है। वैसे ही समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता, वो किसी भी प्रकार की गोष्ठी में जाते हैं, सभा में जाते हैं, किसी प्रकार की सूचना को लाते हैं, प्रतिवेदन को लाते हैं, तो वह अपने जो संपादक को विषय देगा तो वह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके देगा, तो वह बहुत ज़्यादा समय लेने वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समाचार पत्र का क्षेत्र घेरने वाला हो जाएगा। तो संवाददाता क्या करता है कि जो पूरा घटनाक्रम था उसको बहुत सार संक्षेप में संपादक को बताता है, भेजता है, और संपादक उसको और भी ज़्यादा सार संक्षेप में बना करके अपने समाचार पत्र में छापता है। और इससे उसका लोकप्रियता भी बढ़ती है समाचार पत्र की, उसका आकर्षण भी बढ़ता है, उसका उपयोगी होना भी बढ़ जाता है, उसकी व्यापकता भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब कभी समाचार पत्रों में कभी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो एडवर्टाइजमेंट कम से कम शब्दों में दी जाती है, क्योंकि समाचार पत्र शब्दों के आधार पर चार्ज करते हैं, उसके आधार पर पैसा लिया जाता है। तो हर व्यक्ति अपने एडवर्टाइजमेंट को बहुत छोटे से छोटा, कम से कम शब्दों में पूरा करता है। ये संक्षेपण का उदाहरण है। वैसे आपने देखा होगा कि जब कभी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, संगोष्ठी होती है, तो उसमें एक सभा का अध्यक्ष होता है। सभा का अध्यक्ष सबसे अंत में बोलता है, उससे पहले बहुत सारे वक्ता बोलते हैं। अगर शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण होना है तो बहुत सारे शोध पत्र पढ़े जाते हैं, अनेक वक्ता होते हैं, वे बोलते हैं, और अध्यक्ष को उन सारी बातों को ध्यान से सुनना होता है, और अंत में सभी की बातों का निचोड़ बहुत सारा संक्षेप में वो अपने विचारों में प्रस्तुत करता है। और इस शैली को जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाता है संक्षेपण को, वो उतना अच्छा कुशल वक्ता बनता है, वह उतना अधिक प्रिय पात्र बनता है, वह उतनी अधिक प्रशंसा को प्राप्त करता है। और वास्तविकता यह है कि व्यवहार में इसके बिना काम भी नहीं चलता है। अगर आप संक्षेपण को प्रयोग में नहीं लाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का बहुत सारा समय, बहुत सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कुछ लोग, साहित्यकार, वक्ता, लेखक, वो संक्षेपण कला में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, और अनेक स्थानों पर संक्षेपण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और हमने भी अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि जब हमारे कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आपको कोई बात समझा रहे होते हैं, तो वो जब पूरी भूमिका बताते हैं और बड़े विस्तार से बताते हैं, तो आपकी इच्छा होती है नहीं, अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता दीजिए। तो ये शॉर्ट में बताना, यही संक्षेपण है। आप भली भांति जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संक्षेपण की बहुत उपयोगिता है। हम अपने भावों को, विचारों को अति संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि वो आपकी सारी बातों को बड़े विस्तार से सुने। तो आपको अपनी बात को बहुत संक्षेप में बतानी होती है, इससे समय का सदुपयोग होता है। और संक्षेप भी इस प्रकार से करना होता है कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट नहीं जाए। हमें अपने कथन को बहुत सरल, शुद्ध, हृदयग्राही, आपके मन को छू जाने वाली भाषा के अंदर स्पष्ट करना होता है, और बड़े कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, भाषा की सरलता और सहजता, छोटा करना किसी बात को, टू द पॉइंट बताना, सरल भाषा में बताना, और इस तरीके से बताना कि आगे वाला उसे समझ जाए, ये संक्षेपण के 4 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी कभी संक्षेपण और सारांश को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। इसमें मूलभूत अंतर यह है कि हिंदी में सारांश लेखन का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसे समरी राइटिंग बोलते हैं, और संक्षेपण को हम प्रेयसी राइटिंग कहते हैं। सारांश में क्या होता है कि सार का ही अंश होता है, और संक्षेपण में पूरे कथ्य का एक निष्कर्ष होता है। किसी भी बात को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार से समझाएं कि वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, उसमें बोधगम्यता हो, वो टू द पॉइंट हो, उसमें क्रमबद्धता हो, और वो बहुत संपूर्ण बात को बता पाए और छोटे में बता पाए।
संक्षिप्त रूप में बता पाए, वह संक्षेपण है। तो संक्षेपण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो उसे अगर हम जाने तो सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि संक्षेपण में हम जो भी बात को पढ़ रहे हैं, संक्षेप में उसे प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वह उस पूरी बात को 1/3 शब्दों में बता दें, उसका तीसरा भाग बन जाए, ऐसा प्रयास करें। और जब हम उसको छोटा कर रहे हो बात को, लेकिन उसका पूरा अर्थ आपको पहले अपने मस्तिष्क में धारण करना पड़ेगा। अगर आप जब तक उस पूरे पैराग्राफ को या उस पूरी बात को, पूरे भाषण को ध्यानपूर्वक विस्तार से पढ़ोगे नहीं, तो आप उसको संक्षिप्त भी नहीं कर सकेंगे। तो पूरे मनोयोग से उस पैराग्राफ को या उस विषय को पढ़ना, उसके मुख्य मुख्य पॉइंट्स को नोट आउट कर देना, मुख्यांशों को लिख लेना। फिर उसके बाद में उसको जब छोटा किया जाए तो उसका शीर्षक भी बहुत अच्छे प्रकार से निर्धारित करना। अगर मान लीजिए आप कोई बड़े निबंध को छोटा कर रहे हैं, तो अगर उस निबंध का शीर्षक भी बहुत बड़ा है तो आपको उसके शीर्षक को भी छोटा करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसका मूल भाव खत्म नहीं हो, उसका अर्थ जो वह समझाना चाहता है वह खत्म नहीं हो। और संक्षेपण करते समय आपको मुख्य तत्वों का अनिवार्य रूप से समावेश करना चाहिए। जो मेन पॉइंट्स है उनको आप जरूर डालें, और जो गौण तथ्य है, जो कुछ ऐसे अंश जो भाषा को बढ़ा रहे थे, उनको आपको हटा देना है उसमें से। और ये प्रयास करना है कि संक्षेपण में कभी भी शब्दों की या पदों की, बात की बार बार आवृत्ति नहीं हो, आप किसी बात को बार बार नहीं कह रहे हो। और बहुत ज़्यादा लोकोक्तियाँ, मुहावरे डालना भी संक्षेपण में वर्जित है, क्योंकि उनसे वह और ज़्यादा विस्तार ले लेता है, बढ़ जाता है विषय। और संक्षेपण को मुख्य रूप से अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए। और संक्षेपण करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य एक दूसरे से संबंधित जरूर हो। आप ऐसा नहीं कि छोटा कर दे तो बीच में से 4 लाइन को गायब कर दें और उसके बाद में देखें कि पहली लाइन और उसके बाद जो आपने लाइन डाली है वो दोनों आपस में जुड़ भी नहीं रही हो। तो इस प्रकार का संक्षेपण अच्छा नहीं माना जाता है। पढ़ने वाले को ये भी नहीं लगे कि इसमें से कुछ लाइन्स गायब हो गई है, कुछ छूट गया है। सातत्य बना रहे, क्रमबद्धता बनी रहे, पढ़ने वाले को ऐसा अनुभव ही नहीं हो कि इसमें से कुछ अंश गायब हो गया है, हटा दिया गया है। प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, आपका रिदम नहीं टूटे उसको पढ़ते हुए, और सरल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो आप बात बता रहे हैं उसको सरलता से बताएं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं करें। ऐसे वाक्य नहीं डालने चाहिए जो कि समझने में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हम संस्कृत भाषा में संक्षेपण को समझ रहे हैं, तो संस्कृत से संबंधित कुछ वाक्यों का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, मान लीजिए, कविता कामिनी कांतः कालिदासः कस्य न आवर्जयति चेतः सचेतसः। फिर से देखते हैं, कविता कामिनी कांतः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः। इसका अर्थ होता है कि कविता रूपी कामिनी के कांत, कविता रूपी स्त्री के पति कालिदास, ऐसे कालिदास कविता जिनकी पत्नी ही हो, किस सचेतस, सचेतस का मतलब होता है सहृदय पुरुष, जिसमें बहुत ज़्यादा भावनाएं हो, भावनात्मक व्यक्ति। जो भावुक व्यक्ति होता है उसी में ही साहित्य प्रस्फुटित होता है, उसी को ही रस की प्राप्ति होती है। जो बात कवि कहना चाहता है, चाहे वह भय प्रकट करना चाहता है, रौद्र क्रोध को प्रकट करना चाहता है, चाहे दुख को प्रकट करना चाहता है, तो जो व्यक्ति भावुक होगा, सहृदय होगा, वो ही उस काव्य को पढ़ के उसके उस रस को प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसे सहृदय व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट नहीं करते। कालिदास जो कि कामिनी के कांत हैं, वे इतना अच्छा काव्य लिखते हैं कि वे कौन सा ऐसा व्यक्ति है सहृदय जिसके चित्त को आकर्षित नहीं करते हैं। तो अगर आप इस वाक्य को देखेंगे ध्यान से, तो आपको लगेगा कि आपको अगर यही बोलना है कि कालिदास जो काव्य लिखते हैं वो हर सहृदय व्यक्ति के मन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तो आपने इसमें कविता कामिनी कांत ये इतना क्यों जोड़ दिया कि भाई कविता रूपी कामिनी के पति के समान कालिदास। आप सीधा भी कह सकते थे कालिदास किसके मन को आकृष्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कविता कामिनी कांत ये शब्द लिया है वह कालिदास की विशिष्टता को बता रहा है। कविता को कामिनी और कालिदास को उसके प्रियतम के रूप में
अनुप्रास अलंकार के गौरव के लिए प्रयोग किया है, ये अलंकार को बताने के लिए प्रयोग में किया गया है। वैसे ही सचेतसः, अब इस शब्द का प्रयोग किया है कि जो बहुत ज़्यादा सहृदय हो, जो बहुत ज़्यादा मन जिसका किसी बात में लग जाता हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी का सहृदय होना ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के शरीर में मन होगा उसके अंदर भावनाएं तो होगी ही, और जैसा काव्य होगा वैसी भावना उत्पन्न होगी। तो आपको सचेतस लिखने की जगह पे चेतः भी लिख सकते थे। तो जब हम इसका संक्षेपण करेंगे तो अनावश्यक चीज़ों को हटा देंगे। तो जैसे हमें लगता है कि अगर आपको सीधी बात कहनी है तो कविता कामिनी कांत कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कालिदास कह सकते हैं। आप सचेतसः इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप चेतः, हर व्यक्ति के मन को वह आकृष्ट करते हैं। तो आप ये सहृदय शब्द डालना आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो अगर हम इसको छोटा कर दें, इसका संक्षेपण कर दें, तो इसका वाक्य बन जाएगा कालिदासः कस्यः चेतः नावर्जयति। कालिदास किसके हृदय को आकृष्ट नहीं करते। यहाँ हमने कविता कामिनी कांत और सचेतसः शब्द को हटा दिया, तो इससे वाक्य थोड़ा छोटा भी हो गया, सुगठित हो गया, सरल भी हो गया, और इसका मूल भाव भी नहीं गया। तो बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि जो वैयाकरण होते हैं, व्याकरण शास्त्र के विद्वान होते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में बोले। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि लेखन नहीं होता था, प्रिंट नहीं होते थे, कॉपीज नहीं बनती थी। तो आपको अपने शिष्य को आपकी विद्या को सीधा का सीधा याद करवा देना होता था। तो आचार्य क्या करते थे कि उस विषयों से संबंधित छोटे छोटे सूत्र बनाते थे। अगर आप देखें, लघु सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, और व्याकरण के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाभाष्य है, उनमें सूत्र है। बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखे हुए हैं, छोटा सा सूत्र बना दिया जाता है और उसको याद करवा दिया जाता है। वह शिष्य फिर अपने शिष्य को याद करवाता है, फिर वह अपने शिष्य को याद करवाता है। तो जितना ज़्यादा कम शब्दों में आप जितनी ज़्यादा बड़ी बात को कह सकते हैं, वह उतना बड़ा विद्वान होगा। इसलिए एक बहुत उक्ति प्रसिद्ध है कि एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते व्याकरणाः। एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। कि अगर किसी वैयाकरण को, व्याकरण के विद्वान को एक मात्रा किसी शब्द की वो भी कम करके सूत्र बनाने में सहायता मिलती है, तो उनको इतना आनंद होता है जैसे कि उनके घर में पुत्र का जन्म हो गया हो। तो संक्षेप करना प्राचीन काल से ही एक परंपरा रही है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। अब आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा वाक्य देखते हैं। वैदिक संस्कृतेः तदमर ज्योति अद्यापि भारते गेहे गेहे बिभ्राजते ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे तत्कृतानुपकारान् ससम्मानं सश्रद्धं संस्मरन्तः उपश्लोकयन्तश्च सर्वेपि जनाः श्रूयन्ते। फिर से पढ़ें। वैदिक संस्कृतेः तदमर ज्योतिः अद्यापि भारते गेहे गेहे विभ्राजते ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे तत्कृतानुपकारान् ससम्मानं सश्रद्धं संस्मरन्तः उपश्लोकयन्तश्च सर्वेपि जनाः श्रूयन्ते। इसका अर्थ है कि वैदिक संस्कृति की वह अमर ज्योति आज भी भारत के घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में, प्रत्येक घर में दैदीप्यमान हो रही है। और महर्षि दयानंद के द्वारा किए गए उपकारों को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्मरण और प्रशंसा करते हुए आज भी लोग सुने जाते हैं। तो अगर आप इस पूरे वाक्य को देखें तो इसमें गेहे गेहे, ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे, घर घर में, गांव गांव में, हर नगर में, तो इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रकट होता है। फिर लिखा ससम्मानम, सश्रद्धम, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, स्मरन्तः, उपश्लोकयन्तश्च, उसको याद भी करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे छोटा कर दें तो हम एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि प्रायः सर्वेपि जनाः श्रूयन्ते। प्रायः हर घर में
प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सुना जाता है। लेखन अथवा भाषण में भावों को प्रभावी बनाने में यद्यपि इस शैली का अपना महत्व है, परंतु संक्षेपण करते समय इस प्रकार के विवरणात्मक वर्णनों को छोड़ा भी जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा विवरण आ रहा है इसमें, गेहे गेहे ग्रामे ग्रामे, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इस वाक्य को अगर हम संक्षेप कर दें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, वैदिक संस्कृते तज्ज्योति अद्यापि भारते विभ्राजते तत्कृतान् उपकारान् च ससम्माननं संस्मरन्तः सर्वेपि जनाः श्रूयन्ते। तो वास्तव में यह वाक्य इस पूरे बड़े वाक्य का संक्षेपण हो जाता है। तो जब संक्षेपण करते हैं तब हमें बार बार वाक्यों के रूप को भी परिवर्तित करना पड़ता है। कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि आपको नए शब्दों को भी प्रयोग करना पड़ता है, नए रूपों को प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति संक्षेपण कर रहा होता है उसे व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है और भाषा विज्ञान का ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संक्षेपक बन सकता है। लंबे लंबे मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल लेना संक्षेपण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे एक और वाक्य हम देखते हैं, परमाणु शक्तिस्तु अचेतनायाः प्रकृतेरेका शक्तिः यथैव सा जनानाम् अहिते नियुज्यते तथैव हितेपि नियोक्तुं शक्या। इसका अर्थ है कि परमाणु जो शक्ति है, एटॉमिक पावर, वो अचेतन प्रकृति की एक शक्ति है। जैसे वह मनुष्य के अहित में प्रयुक्त होती है, वैसे ही वह हित में भी प्रयोग में की जा सकती है, लोगों की भलाई में भी काम में आ सकती है। अभी जैसे हम देखते हैं कि परमाणु हथियार बने हुए हैं, एटॉमिक बहुत सारे हथियार तैयार हो चुके हैं, तो वह मनुष्य के अहित के लिए है, मनुष्य को मार देने के लिए है। परंतु वही परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने के भी काम आती है, तो वह भलाई के लिए भी काम आती है। तो अगर इस बड़ी लाइन को हमें छोटा करना होगा तो हमें कुछ नए वाक्य जोड़ने पड़ेंगे कि इस परमाणु शक्ति से मनुष्य का कल्याण भी हो सकता है और नाश भी हो सकता है। तो जो पुराने वाक्य में इतने सारे शब्द थे उनको हटा करके हम ये कह सकते हैं कि परमाणु शक्तिया मानवस्य कल्याणम नाशश्च संभवः। परमाणु शक्ति से मनुष्य का कल्याण और नाश दोनों ही संभव है। अब इसमें कई वाक्यों को छोड़ना पड़ा, कई शब्दों को छोड़ना पड़ा, तो कुछ वाक्य, उपवाक्य या साधारण वाक्यों के खंडों के योग से भी संक्षेपण हो जाता है। अब जैसे एक वाक्य और देखें हम, तो विज्ञाप्यते यदस्याः संस्कृत परिषदो मासिकम अधिवेशनम गुरुवासरे 16 जुलाई 2018 दिनांके अपराह्ने 3 समये संस्कृतस्य विभागस्य महाकक्षे भविष्यति। तो अगर हम इसको छोटा करना चाहें तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि विज्ञाप्यते यत् संस्कृत परिषदो अधिवेशनम 16 जुलाई 2018 दिनांके अपराह्ने 3 संस्कृत विभागे संपत्स्यते। तो महाकक्षे, संस्कृत विभागस्य कक्षे, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी और आपको उसका पूरा वार बताने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सीधी सूचना भी दी जा सकती है। वैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं कि महाकविः कालिदासः एकः कुशलः महाकविः आसीत्। कालिदासः किल महाराज विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः। कालिदासो अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकं प्रणिनाय। तो इसमें 3 वाक्य आप देखिए, एक कुशल महाकवि थे, महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के सभारत्नों में से बहुत मुख्य थे, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक की रचना की। अब इन तीनों वाक्यों को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है और इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रणेता कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः। बहुत संक्षेप में तीनों वाक्यों का सार आ गया कि अभिज्ञान शाकुंतल के प्रणेता कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में बहुत मुख्य थे। तो इससे सीधा पता चलता है कि एक वो कुशल महाकवि थे। अब कई बार बड़े पैराग्राफ को भी संक्षेप किया जाता है और उसमें कई बार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, किसी मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करके तीसरे व्यक्ति का नाम भी प्रयोग में किया जाता है। तो कई बार पुरुष का भी भेद संक्षेपण में करना होता है, कई बार मध्यम पुरुष का प्रयोग करना होगा, कई बार उत्तम पुरुष का प्रयोग करना होगा, कभी प्रथम पुरुष का भी प्रयोग करना होगा। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं,
एकदा स्वामी रामकृष्ण परमहंसः जगदम्बा महाकाली प्रार्थयामानः उवाच, हे जगन्माता, मयि नास्ति विद्या न बुद्धिः शास्त्री ज्ञानञ्चापि नास्ति। भवत्याः सन्ततिषु परममूर्खो अहमस्मि। सम्प्रति प्रार्थये यत् त्वं कृपां विधाय सर्वधर्माणां सर्वशास्त्राणां च सारं मयि सन्निधापय। अब इसका अर्थ ये कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रार्थना करते हुए माँ जगदम्बा से बोले, हे जगन्माता, मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना शास्त्रीय ज्ञान है। मैं आपकी संतानों में सबसे ज़्यादा मूर्ख हूँ और इस समय मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके सभी धर्मों और सभी शास्त्रों का सार तत्व मुझ में स्थापित कर दें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला अंश उत्तम पुरुष में है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। तो इस वाक्य में मूल रूप से स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विनम्रता और अहंकारहीनता अभिव्यक्त हो रही है। तो यदि हम इसका संक्षेपण करें तो बहुत संक्षेप में इस वाक्य को इस प्रकार से बनाया जा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंसो निरहंकारः सानुनयः सर्वधर्म शास्त्र तत्वं प्राप्तुं जगदम्बां कालीं प्रार्थयामास। कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो निरहंकारी, अहंकार से रहित, सानुनय विनय के साथ सर्वधर्म शास्त्र प्राप्ति के लिए माता जगदम्बा से उन्होंने प्रार्थना की। तो यहाँ पर संक्षेपणकर्ता का कर्तव्य है कि वह अपने शब्दों में संक्षेपण लाए, मूल अंश से केवल उन्हीं शब्दों को लें जिन्हें छोड़ना संभव नहीं हो। संक्षेपण की प्रक्रिया इस प्रकार से आपने सीखी। अब एक बहुत बड़े पैराग्राफ को कैसे संक्षेप किया जाए उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे एक पैराग्राफ है, आनंदः सरस्वती उवाच, औरंगजेबस्याग्रजः प्रभुभक्तः राजकुमारः दाराशिकोः महान् विद्वान् आसीत्। तस्मै धर्मग्रन्थाः रोचन्ते स्म। सः कुरान शरीफम् अधीतवान्, बाइबिलमपि अध्यैष्ट, अन्यान् धर्मग्रन्थान् अपि अध्यगीष्ट। सः इमानि सर्वाणि पुस्तकानि ईश्वरोक्तानि आसमानि पुस्तकानि इति मन्यते स्म। निखिलानि इमानि पुस्तकानि आकाशादवतीर्णानि इति तस्य विश्वासः आसीत्। परञ्च इमानि सर्वाणि अधीत्यापि सः शान्तिं न लेभे, मनस्तोषं च न प्राप। सः कश्मीरात् काशीं ययौ, तत्र गत्वा ब्राह्मणेभ्यः विद्वद्भ्यः उपनिषत्कथाम् अशृणोत। तदनन्तरं शान्तिं प्राप्तवान्। कथाम् आकर्ण्य तस्य इच्छा बभूव, शान्तिदात्री उपनिषदः स्वयं पठेयम्, रहसी च विचारयेयम् इति विचिन्त्य संस्कृतं पठिष्यामि इति निर्णीतवान्। यह जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद, आनंद सरस्वती के भाषण का एक अंश है। इसमें औरंगजेब का बड़ा भाई राजकुमार दारा शिकोह अति विद्वान था। उसे धर्म ग्रंथ अत्यंत प्रिय थे। उसने कुरान शरीफ पढ़ी, बाइबिल भी पढ़ी, दूसरे धर्म ग्रंथ भी पढ़े और इन सभी पुस्तकों को वह आसमानी, ईश्वर के द्वारा कही गई पुस्तकें मानता था। ये सभी पुस्तकें आकाश से उतरी हैं, ऐसा उसका विश्वास था। परंतु इन सभी को पढ़ने के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। तो वह कश्मीर से वाराणसी गया। वहाँ पहुंचकर उसने विद्वान ब्राह्मणों से उपनिषदों की कथाएं सुनी, उपनिषदों का अध्ययन किया और उसके उपरांत उसे शांति प्राप्त हुई। उपनिषदों की कथा सुनने के बाद उसकी इच्छा हुई कि शांति देने वाले इन उपनिषदों का मैं स्वयं एकांत में अध्ययन करूंगा, विचार करूंगा, मनन करूंगा और यह सोचकर मैं संस्कृत का अध्ययन करूंगा, ऐसा उसने निर्णय किया। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब कोई वक्ता भाषण देता है तो श्रोताओं को मुग्ध करने के लिए सामान्य बोलचाल से भिन्न शब्दावली का प्रयोग करता है। कभी वाक जाल का सहारा लेता है, कभी दृष्टांतों का सहारा लेता है। ऐसे अनुच्छेदों का संक्षेपण करने के लिए उसका 2-3 बार अध्ययन करना पड़ता है। आप इस पूरे पैराग्राफ को जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो पहले आपको इसका सार मन में स्थापित करना पड़ेगा, भली भांति समझना होगा कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। संक्षेपण करते समय दृष्टि मूल विषय पर टिकी रहनी चाहिए। जो अलंकारिक प्रयोग किए हैं, जो उसने दृष्टांत दिए हैं, जो कम महत्व वाले शब्द हैं, उनको आपको छोड़ना होगा और आपको अपनी भाषा को थोड़ा सरल बनाना होगा। और उसके उपरांत जब इस पैराग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं तो मुख्य बिंदु हमें इस प्रकार से मिलते हैं कि यह महात्मा आनंद सरस्वती जी का भाषण है। पहला एक मुख्य बिंदु है जिसे हमें रखना जरूरी है। दूसरा मुख्य बिंदु है कि उपनिषदों के अध्ययन से लाभ होता है।
यह एक मुख्य बिंदु है। और उपनिषद जो है वो शांति प्राप्ति का साधन है। यह तीसरा बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु है कि उपनिषदों की भाषा संस्कृत है और उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है और उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे बड़े पैराग्राफ को बहुत छोटा कर दें इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में देते हुए, तो वह इस प्रकार से बनेगा। दाराशिकोह अध्ययनशीलः शांतिप्रियश्च आसीत्, विविधान धर्म ग्रंथान अधीत्यापि यदा सः शांतिं न लेभे तदा उपनिषदः अश्रौषीत्, शांतिं च प्राप्तवान्, तदनन्तरं संस्कृत भाषाम् अध्येतुं निश्चिकाय निर्णीतवान् वा। तो इस प्रकार से बहुत बड़े पैराग्राफ को बहुत छोटा कर दिया कि दाराशिको अध्ययनशील था, शांति प्रिय था, उसने विविध ग्रंथों को पढ़ा लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई। उसके उपरांत उसने उपनिषदों को पढ़ा, सुना और उससे उसे शांति प्राप्त हुई। उसके बाद उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन करूंगा ऐसा निश्चय किया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तरीकों से विभिन्न प्रकार के वाक्यों को, पैराग्राफ को, निबंध को, कथाओं को, कहानी को, संवाद को संक्षेप किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस पाठ्यांश के अध्ययन से आपको संक्षेपण संबंधित विषयों का बहुत ही सरलता से बोध हुआ होगा। यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।